योग में जब आहार की बात की जाती है कि तो आहार एक ऑलवेज हम सबके लिए एक चहिता विषय रहा है कि इस विषय में चर्चा हो। भारत में अगर देखा जाए तो जितनी वैरायटीज और भारतवर्ष में है आहार के संदर्भ में, वेरिएशन एंड वैरायटीज उतनी शायद ही विश्व के कोई भी देश में होगी। आहार शास्त्र और पाक शास्त्र, इसमें भारतवर्ष सबसे आगे है। कुछ दिनों पहले ये कहा गया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 पर हैं आज पूरे विश्व में। तो वैसे इस आहार शास्त्र की बात में भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि अगर हम गुजरात से शुरू करें तो गुजरात की जो खाने की पैटर्न है वो राजस्थान में जाओगे, पंजाब में जाओगे, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के जो सारे स्टेट हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, सिमिलर पास पास में रहने से कुछ कुछ सिमिलरिटीज दिखी जा सकती है, मगर उसको पकाने की पैटर्न और उसको खाने की पैटर्न जो है वो सभी जगहों पे अलग है। सिर्फ यही नहीं है, अगर आप कोई एक चीज उसमें से खाने की चीज ले ले, जैसे कि चावल हम खाते हैं, तो चावल की जो क्वालिटी गुजरात में खाई जाती है और जो महाराष्ट्र में खाई जाती है, जो कर्नाटक में खाई जाती है, वो अलग है। हमें ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारतवर्ष में सिर्फ चावल की मैं बात कर रहा हूं और किसी की नहीं, चावल की 5000 ट्रेडिशनल स्पीसीज थी। माने जो हम फार्मिंग करते थे कृषि के अंदर, पूरे भारतवर्ष में हम 5000 तरीके के चावल उगाते थे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय भी है। और ये हर एक चावल के गुणों में कुछ ना कुछ तो विशिष्टता रहेगी। तो इतना साइंटिफिक, माने प्रत्येक जो एरिया है भारत का, उस एरिया के हिसाब से हम चावल बोते थे और चावल बोकर उसकी फसल काटते थे। और इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे छोटे विषय से भी हमारे यहां बात चलती थी। अब ये तो बात रही सिर्फ चावलों की, अब हम खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, ज्वार भी खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, इतनी सारी सब्जियां भी उगाते हैं, इतने फल उगाते हैं, तो समझिए उसके अंदर कितनी वैरायटीज है। ऐसा ही आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आम के संदर्भ में, मैंगोज। तो हर एक प्रांत की
अपनी अपनी आम है और प्रत्येक प्रांत में वही पर्टिकुलर आम खाए जाते हैं। गुजरात की केसर हो, महाराष्ट्र की हाफूस हो, नॉर्थ ईस्ट की दशहरी हो, तो ये भी है। तो कहने का मेरा उद्देश्य सिर्फ उतना ही है कि भारतवर्ष में अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड जो है, फूड का रॉ मटेरियल है, उसमें भी इतनी वेराइटीज यहां पर है और उतनी ही वेराइटीज पकाने में भी है। अगर एक छोटी सी, जो सबके पूरे भारतवर्ष में खाई जाने वाली, अगर एक आलू की सब्जी ले लो आप, एक आलू की सब्जी सिर्फ, वो भी कितनी तरह से पकाई जाती है। बेसिकली उसके दो प्रकार तो मिलते ही हैं हमें, एक ड्राई रहती है और एक रसे वाली रहती है। तो ड्राई भी देखो तो कितने तरीके से बनती है, और बाकी है वो भी कितने तरीके से बनाए, उसके पीस करके भी बनाई जाती है, पूरी भी बनाई जाती है। तो सिर्फ आलू की सब्जी तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसी तरह से दाल हो या और भी सब्जियां हो या पल्सेस हो, उसमें भी यही विशेषता देखी जाती है कि भारतवर्ष में पकाने की भी, माने जिस प्रांत में वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमें कैसे पकाना चाहिए, उस पर बहुत गहन रिसर्च करके ये सारी बातें हमारी परंपरा में आई है। क्योंकि माता जो है और बहनें जो हैं, ये इसके सबसे बड़ी साइंटिस्ट हैं। शायद आज के संदर्भ में अगर हमारा लैकिंग कहीं है तो यही है कि इस विज्ञान को हम धीरे धीरे भूलकर हम वो रसोई शो में चले गए हैं। कुछ नया करना है, कैसे भी कर लो, कुछ नया करना है। माने क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, उत्पम बना के ब्रेड के ऊपर लगा देंगे, इडली को पकोड़े की तरह तल तल देंगे, फ्राई कर देंगे, कुछ भी बनाना है, बस नया बनाना है कुछ। और इसमें हम हमारी जो ट्रेडिशनल, हमारी जो एंसेंट, जो हमारा साइंस था और जो हमारी रेसिपीज थी, उन विषयों को हम धीरे धीरे खो रहे हैं। ठीक है, नया करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारी बातों को या हमारी नॉलेज जिसमें हम उत्कृष्ट स्तर पर थे, उस नॉलेज को साथ में रख के हमें करना चाहिए, अपग्रेडेशन करना चाहिए। मगर यहां हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो हम समझें। ये मेरी सबसे पहली आप सभी से गुजारिश है। दूसरा विषय ये भी है कि जब भी कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं या कोई भी खाने की बात जब चल रही है, तो हमारे यहाँ वो कैसे बनती थी,
हमारे प्रांत में वो कैसे बनती है, उसको पहले सोचना चाहिए। हमारे प्रांत में क्या चीजें मिल रही हैं, उसके ऊपर हमारा पहला फोकस होना चाहिए। और इसके बाद हमें बाकी की जो नई अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आहार की जब बात चलती है तो पहले आता है आहार की मात्रा। तो योग के जो ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका या घेरण संहिता, जो भी ग्रंथ हैं, उसमें योगी को कैसा आहार लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया है कि मिताहार करना चाहिए। मित माने कम, कम खाना चाहिए। तो कम का मतलब क्या होता है? और दूसरा, ये बात करते करते उन्होंने ये भी बताया है घेरण संहिता में कि अगर योग की साधना हम करते हैं मगर हम मिताहारी नहीं हैं, अगर हम अपने आप को मिताहारी नहीं रखते हैं, तो योग की साधना की सिद्धि हमें नहीं मिलती। माने जब भी हम योग अभ्यास में जुड़ते हैं तब हमें मिताहार का पालन, आहार विहार के संदर्भ में बताए गए नियमों का पालन हमें करना ही होगा, और तभी जाके हम सही मायने में योग की सिद्धियां प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। तो मिताहार के बारे में जब हठ प्रदीपिका ने बताया है, तो हठ प्रदीपिका ने ऐसे बताया है कि स्निग्ध आहार लेना चाहिए, मधुर आहार लेना चाहिए। ये करने के बाद उन्होंने बताया है कि चतुर्थांश विवर्जयेत, हम जितना खा रहे हैं उसमें से 1/4 पार्ट वो हमें छोड़ देना चाहिए। माने अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें 1 रोटी कम करनी है और 3 रोटी का आहार करना है। हम 1 बाउल में चावल खा रहे हैं तो 1/4 चावल को हटाकर 3/4 हमें खाना है। तो पहला विषय यही रहेगा कि हम 1/4, हमारी जो क्षमता है उससे 1/4 कम खाएं। और इसलिए हमारे बहुत प्रांतों में ऐसी कहावतें भी हैं, कम खा गम खा। माने खाने में कम खाना चाहिए, और कभी अगर मौका मिले तो गम खा लेना चाहिए। गम माने अगर कुछ बुरा लग जाए तो उसको रिएक्ट किए बगैर अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ओवर ईटिंग की तो बात ही नहीं है, कम खाने की बात है हमारे यहाँ। और जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे एक पीरियोडिकल समय में हमें अपने चतुर्थांश आहार को कम करते जाना चाहिए। इसकी पूरी साइंटिफिक पैटर्न से जाना चाहिए। आज की कहा मैंने और कल से आपने चतुर्थांश कम कर दिया, यहां तक अच्छा रहेगा, मगर उसके आगे चतुर्थांश कब कम करना, उससे आगे कब कम करना, तो उसके पीछे किसी का मार्गदर्शन लेकर ही करें। मगर एटलीस्ट आज जो हम खा रहे हैं उसमें क्या हम चतुर्थांश कम कर सकते हैं? तो अगर हम चतुर्थांश कम करेंगे तो भी हमारी जो 25%
जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मैं पक्का मान रहा हूं। आपके शरीर में रोग है या और भी कोई विषय है, हमारी जो भी विषय है, अगर हमने चतुर्थांश, हमारा जो खाना खा रहे हैं उससे चतुर्थांश हमने कम कर दिया तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर यह बताया है कि ये चतुर्थांश तो छोड़ दिया, आहार मधुर लेना चाहिए, ये भी ठीक है, स्निग्ध लेना चाहिए, घी तेल वाला लेना चाहिए, ये भी ठीक है, मगर कैसा? तो एक शब्द वहां पर उपयुक्त किया गया है, शिव संप्रीत्ये, भगवान को अर्पण करके हमें लेना चाहिए। अब ये छोटे से शब्द में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि भगवान को अर्पण करना है। अब भगवान को अर्पण करना माने कोई भगवान की जो मूर्ति है वो तो कुछ खाती नहीं है, मगर हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं, भगवत गीता की बात करेंगे तब आगे इस विषय की बात करेंगे, हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसको अच्छा लगे, उसको प्रीति बढ़े, उसकी प्रीति बढ़े, ऐसा आहार लेना चाहिए। तो जब भी अगर आप भोग लगाते हो भगवान का, कोई भी मंदिर में, कहीं भी, जहां भी भोग लग रहा है, वहां जब आप भोग लगाते हो तो भोग कैसा होता है? जहां अन्नकूट के दर्शन होते हैं, 56 भोग के दर्शन होते हैं, तो वो चीजें कैसे बनाई जाती हैं? वैष्णव संप्रदाय में जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो घी में ही बनाई जाती हैं। जो चीजें बालकृष्ण को अर्पण होती है वो सारी चीजें घी में बनाई जाती हैं। आज हो सकता है तेल का प्रयोग हो रहा हो, मगर वहां तेल में नहीं बनाई जाती। इसीलिए तो कृष्ण मंदिर के साथ साथ गौशालाएं रखी जाती थी, माने हमारे हर एक मंदिर में गौशालाएं रहती थी कि प्योर गाय का दूध, गाय का घी मिले और ऐसा आहार हम करें। तेल हमारे यहाँ उपयुक्त में आने वाली बातें ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा हम तिल का तेल यूज करते थे, मगर वो भी ज्यादा मालिश में हम करते थे, खाने में बहुत कम यूज करते थे। तो शिव संप्रीति, भगवान को जैसा आप अब ठीक है, आजकल तो ये भी शुरू हो गया है कि भगवान को 56 भोग में भी पिज्जा दिया जाता है, पास्ता भी दिए जाते हैं, मगर अगर जो हमारी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस हैं, उसमें ये सारी चीजें कभी भगवान को भोग में नहीं दी जाती थी। क्योंकि भगवान को जो दिया जाता था वो प्रसाद के रूप में हम लेते थे। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, चाइनीज भेल, मंचूरियन, ये सारी चीजें कभी भगवान के भोग में नहीं थी। क्या हमें वो बनाना नहीं आता था? ऐसा तो नहीं था। इतने जो साइंटिफिक पाक शास्त्र हमारा होगा तो ये सारी चीजें क्या हमें बनानी नहीं आती होगी? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मगर हमारे ऋषि मुनियों को, हमारी माता बहनों को ये पता था कि ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसी चीजें कभी हमारे यहाँ पकाई नहीं जाती थी। तो शिव संप्रीति, भगवान को जो अर्पण करें हम, ऐसी चीजें हमें खानी चाहिए। तो अपने आप ही बहुत सारे, अगर इस भगवान को क्या अर्पण होता है ये अगर देखेंगे तो मैंने कहा उस तरह के वीडियोस या आप देख लीजिए एक बार, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं,
कितनी चीजें वहां पर हैं, और वो सारी चीजें कैसी हैं, हमारे अंदर सात्विक भाव का निर्माण करे ऐसी ये सारी चीजें। तो ये पहला कंसेप्ट रहा हठ प्रदीपिका का। दूसरा कंसेप्ट गेरंड संहिता का है। गेरंड संहिता ने यह कहा कि हमारा जो पेट है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दो। उसमें से 2 भाग हैं, माने आधा पेट है, उसमें आप सारी घन चीजें डाल सकते हो। माने जो सॉलिड हैं, रोटी चावल ऐसे सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें डाल दो आप। और 1/4 पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है उसमें आप पानी उतना लिक्विड लो आप। माने जितना आप सॉलिड खा रहे हो उससे आधा लिक्विड होना चाहिए। ये क्वांटिटी भी उन्होंने फिक्स की है, और पेट के 4 भाग के संदर्भ में भी उन्होंने बताया है कि 2 भाग में घन चीज है, 1 भाग में पानी, और 1 भाग खाली रख दो। हमारी जो क्षमता है, फुल कैपेसिटी है खाने की, उसमें से ये 4 भाग अगर बना दिए तो यहां भी बात तो वही हुई कि 1/4 हमें छोड़ देना है। तो 1 भाग हम हवा के लिए छोड़ दें, 1 भाग में हम लिक्विड लें, पानी वगैरह लिक्विड लें, और 2 भाग में हम जो हैं सॉलिड चीजें ले सकते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम खाना खाते हैं तो हम मिताहारी हैं, और यही आदर्श व्यवस्था है यहां के लिए। तो ये 2 बातें रही मिताहार। उसके बाद आते हैं हम भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि युक्त आहार, ऐसा एक शब्द आता है, योगी को क्या क्या करना चाहिए, उसमें एक शब्द आता है युक्त आहार। तो युक्त आहार की जब बात आती है तो युक्त का मतलब क्या? तो युक्त के मतलब 2 होते हैं। पहला, जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के लिए जो साम्य है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो युक्त है। माने जो खाने के बाद हमारे शरीर में कोई भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न ना हो, तो वो आहार हमारे लिए युक्त है। और दूसरी बात उन्होंने बताई है, युक्त माने हम जहां रह रहे हैं वहीं पर वो बनी होनी चाहिए। माने हमारा आहार है ना, ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं गुजरात में रह रहा हूं तो मुझे ऐसे ही चीजें खानी चाहिए जिसका उत्पादन, जिसकी फसल गुजरात में होती हो। महाराष्ट्र में रह रहे लोगों को अपने एरिया की होनी चाहिए, कर्नाटक में कर्नाटक के लोगों की, यूपी में यूपी के लोगों की, राजस्थान में राजस्थान के लोगों की। तो हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह में जिसकी फसल ली गई हो वैसी चीजों को हमें उपयोग करना चाहिए, वो उपयुक्त हैं या युक्त हैं। क्योंकि जो पानी है, जो वातावरण है, जो जमी है, माने भूमि जो है, ये सारी एक देश की रहेगी तो वो हमारे लिए साथ में रहेगी, माने हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा। तो इसीलिए ऐसी चीजें लें कि जो हमारे प्रांत में, हमारे आसपास हो रही हो।
ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखने चाहिए। और इसके साथ साथ जो तीसरा कंसेप्ट जो हमने बताया है मिताहार का, तो युक्त का मतलब ये भी होता है कि उसकी मात्रा जो है, क्वालिटी, उसके गुण ठीक होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ठीक हो, उसका देश जहां पे वो बना है वो ठीक होना चाहिए, और उसकी मात्रा मिताहार में जिस तरह से बताई गई है मात्रावत ये होना चाहिए। और अगर ये आहार इस तरह से लिया जाता है तो ये युक्त आहार है। तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो कहाँ कहाँ बना है, ये कैसे बना है। खास करके आजकल के समय में जो दिक्कतें आ रही हैं वो है बीटी। बीटी बीटी के सारे जो बीज हैं वो सारे बीटी के आ रहे हैं। फसल ज्यादा लेने के चक्कर में आप में से अगर जितने भी लोग कृषक होंगे, फार्मर होंगे, उनको ये पता होगा कि पहले के समय में हमारे बाप दादा जो थे वो जब खेती करते थे तो उसका जो बीज है वो अपने आप बनाते थे। माने जो फसल निकलती थी उसमें से कुछ भाग ऐसा रहता था जिसमें से वो बीज बनाते थे और अगले साल वही वो बो देते थे। मगर आजकल हम वो लेने लगे हैं बाहर से, और वो सारे जो बीज आ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड किए हुए हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी से जब आप उसको मॉडिफाइड करते हो तब उसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा रह जाता है। तो ये बात हमारे ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि जब ये सारी चीजों में एक पूरा विज्ञान उसके पीछे लगा हुआ है कि इसको जिन्स को यहां से तोड़ दो, वहां और कोई जिन्स जोड़ दो और इसको बड़ा बना दो, 5 किलो की लौकी बना दो, 10 किलो का आलू बना दो। तो ये चीजों में हमारी जो पूरा जो विषय है वो हमारी पौराणिक जो पद्धति थी, माने हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धति, में पौराणिक नहीं करूंगा मैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक जो पद्धति थी उसको हमने छोड़ दिया या वो छूट गई आज पूरी तरह से। तो युक्त में ये सारी बातें आती हैं कि युक्त माने क्या, तो युक्त माने ये सब कुछ, और ये सब कुछ जब होगा तब उसको कहा जाएगा युक्त। हम ये कहते हैं कि केला खाना चाहिए, केले खाने बहुत अच्छे हैं, या आज से 5 साल पहले ये कहा जाता था कि कैबेज जो है वो सलाड्स में कैबेज खाना चाहिए, भर भर के लोग कैबेज खाते थे, और वही कैबेज कैंसर का कारण बनने लगा क्योंकि सबसे ज्यादा दवाइयां तो कैबेज में डाली जाती थी। तो प्रॉब्लम आने लगी। तो आजकल कैबेज धीरे धीरे आउट हो गया और चीजें आ रही हैं, फ्रूट्स, मल्टीपल सलाड्स, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो युक्त में ये सारी चीजें आती हैं। युक्त में पुराने समय की भी बातें हैं और आज जो प्रॉब्लम है हमारे डाइट के, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। कहीं हम पूरी तरह से जेनेटिकली चेंज करके हम आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, येलो कलर के कैप्सिकम आ रहे हैं,
चाहो उस कलर के कैप्सिकम आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हम जेनेटिक मॉडिफाइड कर रहे हैं? और ये जेनेटिक मॉडिफाइड फूड हैं, वो योग में कभी भी युक्त आहार की श्रेणी में ये नहीं आता है। वो आयुर्वेद हो, योग हो या सामान्य आहार शास्त्र हो, कहीं भी ये चीजें युक्त आहार की परिप्रेक्ष्य में ये नहीं आता। ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद आगे चल के भगवत गीता में ही भगवान ने कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा। देखिए उसने कहा मैं आपके शरीर में रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं मैं आपके शरीर में रहता हूं। कैसे? अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर नाम के अग्नि के रूप में मैं स्वयं भगवान आपके अंदर स्थित हूं। प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के आहार का पाचन करता हूं मैं, ऐसा करके भगवान ने बताया। तो जब भी हम आहार ग्रहण करें तो इस श्लोक को भी याद रखें कि वैश्वानर रूप भगवान, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान हमारे अंदर स्वयं विराजमान है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और उन्होंने कहा है कि पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के आहार का मैं पाचन करता हूं। तो ये 4 प्रकार के आहार कौन कौन से हुए? तो पहला प्रकार रहा भक्ष्य, जो खाया जाता है, जो सॉलिड है, रोटी, चावल, सब्जी, जो भी चीजें हम खाते हैं वो है भक्ष्य, या जिसको हम खाद्य, जो खाया जाए, वो सारी चीजें हैं भक्ष्य। आहार का दूसरा प्रकार है भोज्य, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है पेय, लिक्विड, जूस, सूप, दूध, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पी जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में रहती हैं और पी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं पेय या भोज्य। तीसरी चीजें हैं वो है चोष्य। चोष्य माने जिसको हम सक करते हैं, चूसते हैं। जैसे कि गन्ना, गन्ना चबा चबा के हम उसका रस एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लेते हैं। पुराने समय में जो आम रहते थे वो भी बहुत अच्छे से उसको हम पहले सॉफ्ट करते थे और सॉफ्ट करने के बाद उसको हम सक करते थे। तो चोष्य, जिसको हम सक करके खाते हैं, ये तीसरा प्रकार है आहार का। और चौथा प्रकार है लेह्य, जैसे चटनी, अचार, जिसका हम चाटते हैं, जिसको हम उठा के हम रखते हैं जीभ पर। तो ये बातें रही लेह्य की। तो ये 4 प्रकार के कुल मिला के आहार रहते हैं। तो क्या चारों प्रकार के आहार हमारे अंदर आ रहे हैं क्या? हम जब खाना खा रहे हैं फुल डिश में, जब हम, जिसको हम फुल डिश, सो कॉल्ड फुल डिश कहते हैं, उसमें ये 4 ही चीजें रहनी चाहिए। लिक्विड भी रहना चाहिए, सॉलिड भी रहना चाहिए, कुछ चूसने वाली चीजें भी होनी चाहिए, और कुछ लेह वाली चीजें भी होनी चाहिए। तो ये चारों प्रकार का आहार हमारे आहार के अंदर, माने आहार के समय, ये सारों चीजें होनी चाहिए। तो ये एक विषय रहा। इसके बाद अगर देखते हैं हम आयुर्वेद की तरफ थोड़ा हम रुख करते हैं, तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सर्व रसाभ्यासो, माने जितने भी प्रकार के रस हैं वो सारे रस हमारे आहार में होने चाहिए। तो आयुर्वेद ने 6 प्रकार के रस माने हैं।
मधुर माने मीठा, स्वीट, अम्ल माने खट्टा, लवण माने खारा, सॉल्टी, कटु माने तीखा, स्पाइसी, तिक्त माने कड़वा, बीटर, और अंतिम रस है कषाय। कषाय का मतलब है फीका या एस्ट्रिंजेंट। हम मिश्री खाते हैं, शक्कर खाते हैं तो वो मीठी है, नींबू लेते हैं तो वो खट्टा है, नमक खाते हैं वो लवण रस है, तीखी मिर्च खाई जाए या काली मिर्च खाई जाए तो वो कटु रस है, करेला या मेथी खाई जाए तो ये तिक्त है, कड़वी है, और लौकी, तुरी वगैरह ऐसी सब्जियां खाई जाए तो ये सारी फीकी हैं, कसाई रस हैं। तो सर्वरसाभ्याम, हमारे खाने में ये छा के छह सारे के सारे रस होने चाहिए। वो कैसे लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये छह के छह रस हमारे आहार में आने चाहिए। छह के छह रस आहार में आने चाहिए। तो इस तरह से हमारा खाना जो बने, वो यौगिक आहार जो बन रहा है उसमें सभी रस हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद और आगे चलते हैं। तो योग में और एक बात बताई गई है जिसमें कहा गया है कि त्रिगुणात्मक आहार होता है। भगवत गीता ने इसकी व्याख्या भी की है। तो उन्होंने त्रिगुणात्मक आहार माना है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये तीनों प्रकार के आहार माने गए हैं। ये तीनों प्रकार के आहार जो हैं, इसमें बासी खाना है, किसी का जूठा खाना है, आधा पका हुआ आधा कच्चा है, जिसमें से टेस्ट वगैरह चले गए हैं, ऐसा जो आहार है ये तामसिक आहार है। माने किसी का जूठा खाया हमने, किसी का बचा कुचा खा लिया, सुबह का शाम को दूसरे दिन तीसरे दिन खा लिया, तो ये सारी चीजें हैं वो तामसिक आहार की कैटेगरी में आती है। आधी कच्ची आधी पक्की चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो तामसिक आहार की कैटेगरी में आती है, और ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला आहार है। जो तीखा है, बहुत खट्टा है, ज्यादा नमक वाला है, बहुत ही गर्म है और इरिटेशन पैदा करने वाला है और रूखा सूखा है, ऐसा आहार है वो तामसिक आहार है। अब आप देख लो आजकल हम जो खा रहे हैं, आजकल हम जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं वो आहार कैसा है? या तो तीखा है,
ज्यादा मसाले वाला है, और गर्म भी है, ये खाने के बाद पेट वगैरह में जलन भी करती है, और कुछ चीजें रुखी सूखी खाई जाती हैं जैसे ब्रेड है, मुरमुरा है, तो रुखी सूखी चीजें हमारे खाने में और बढ़ रही है। तो ऐसा अगर हम आहार करते हैं तो ऐसा आहार है वो राजसिक आहार है। माने आजकल हम जो भी खा रहे हैं वो सारे आहार की कैटेगरी हैं, वो राजसिक आहार के अंदर आती हैं। और ये सारे जो हैं, ऐसा जो आहार है वो आहार रोग को लाने वाला है, रोग उत्पन्न करने वाला है। तो ये विषय भी हम ध्यान में रखें। और ऐसा आहार, क्योंकि आज आप होटल में जाओ या घर में जाओ, रसोई शो में देखो या यहां देखो, सभी जगहों पे या तो ज्यादा खट्टा होगा या ज्यादा तीखा होगा, या पेट में जलन करने वाला होगा या रूखा होगा, या वो बहुत ही गर्म होगा, या तो उसकी क्वालिटी गर्म होगी या उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। मगर किसी भी तरह से आज जो भी चीजें हम खाते हैं वो चीजें राजसिक आहार की कैटेगरी में आती हैं। और ये राजसिक आहार जो है ये रोगों को उत्पन्न करने वाला है। और इसीलिए आजकल जो रोगों का प्रमाण हमारे घर में, हमारे आसपास बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि राजसिक आहार जो है वो बढ़ गए। और जो आहार स्थिर है, माने जिसको आप लंबे समय तक ऐसे ही रख सकते हो, जो मन को अनुकूल है और जो अच्छा टेस्टी है, रस रसयुक्त, रसयुक्त माने प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी है और प्रॉपरली आप उसको उस टेस्ट को अनुभव कर सको, ऐसी हैं, वो सारे सात्विक आहार हैं। आप देख लीजिए, इस महीने में हम सातम रहते हैं, कुछ लोग पहले रहते हैं, कुछ लोग बाद में रहते हैं, मगर सातम के दिन हम कुछ पकाते नहीं थे, अगले दिन कुछ बना लेते थे, वही हम खाते थे। और कई बार हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे, वो जब प्रवास में जाते थे तो रोटियां बांध के ले जाते थे, तो वो रोटियां केले के पानी से बनाई जाती थी या दूध में बनाई जाती थी, या वो लड्डू बना के ले जाते थे, मोहनथाल बना के ले जाते थे, सुखड़ी पाक जैसे पाक बना के ले जाते थे। अब आप देखो ये कितने समय तक रहती थी। माने एक केले के पानी में बंधी हुई रोटी जो है वो दो तीन दिन तक रहती थी अच्छी, लड्डू वगैरह 7-7 दिन तक अच्छे रहते थे। तो हमारे पाक शास्त्र में आज आप बनाओ पालक पनीर की सब्जी बनाओ सुबह, और ऐसे ही बनाने के बाद उसको छोड़ दो और शाम को आप उसको खाने का प्रयास करना, अच्छे से ग्रेवी वगैरह बना के डाल के बनाना घर में। मैं होटल की बात तो करता ही नहीं हूँ, होटल की बात करेंगे तो चलो लगेगा कि हाँ बहुत बुरी बुरी बातें हो रही है, मगर आपके घर में भी आप कोई भी सब्जी ऐसे बनाओ, कोई भी चीज ऐसे बना लो और सुबह रखी हुई चीज को शाम को खाओ, कितनी टेस्टी रहती है ये देखो। ऐसे ही एज इट इज, बिना गर्म किए, बिना रेफ्रिजरेटर में रखें, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे घर का है उसमें रख दो,
आपके दोपहर के 12 बजे आपने एक सब्जी बनाई, वो सब्जी बना के आप शाम के 8 बजे तक रख दो, 8 या 9 बजे तक, और रात को 8 और 9 बजे वही सब्जी आप खाओ। जो टेस्ट आपको सुबह महसूस हो रहा है, क्या वैसा ही अच्छा टेस्ट आपको शाम को महसूस होगा? ये देखना चाहिए। अगर हां, तो शायद वो पकाने की विधि सही है, ये समझ लेना। और अगर ना, 5-10% भी उसमें अंतर आ रहा है 5-6 घंटे के बाद, तो समझना चाहिए कि इसमें कहीं कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। पहले दिन बनाया हुआ लड्डू अगर सही तरीके से घी वगैरह अच्छे से डाल के अगर प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ लड्डू जो रहेगा, वो 7वें दिन भी ऐसा ही लगेगा जैसा पहला दिन लगेगा। मैं तो 7 घंटे की बात कर रहा हूं। तो सात्विक आहार कैसा है? जो स्थिर है, वो जल्दी से बिगड़ता नहीं है, वो सात्विक आहार है। जो हृदय को, मन को अनुकूल रहता है, हमें पसंद भी आता है, पहले दिन खाएं या तीसरे दिन खाएं या 5वें दिन खाएं, हमें पसंद आता है, ऐसा आहार होना चाहिए। तो ये सारे आहार हैं, वो सात्विक हैं, जिसका रस भी अच्छा हो। आज तो ग्रेवी में सब कुछ मिला के ऐसा बना देते हैं, पालक पनीर का साग, कि अगर आपको पूछा जाए कि इसमें किन सा टेस्ट क्या है इसका, तो 6 में सब टेस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एक पिज्जा खा लो, तो पिज्जा में टेस्ट क्या है पता ही नहीं चलेगा। सारे के सारे टेस्ट होने के बावजूद भी सारे के सारे टेस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एक भी टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और रस वाला न्यूट्रिटिव तो वो है ही नहीं। तो रसयुक्त है, जो स्थिर है, लंबे समय तक जो टिके, ऐसा है, जो मन को अनुकूल है, हमें जो अच्छा लगता है हर वक्त, ऐसा आहार जो है वो सात्विक आहार है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। और वो हमें आरोग्य देने वाला है, हमारा बल बढ़ाने वाला है। तो जब भी हम आहार लें, तो आहार जो है वो सात्विक आहार सबसे ज्यादा लें, 6 रस उसमें आ जाए ऐसा लें, और चतुर्थांश, 1/4 भाग को छोड़कर हम लें, ये जरूरी है। तो ये आहार का एक बड़ा बड़ा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद हमारे शास्त्रों ने बहुत सारी चीजें पथ्य और अपथ्य की भी बताई हैं, श्रेष्ठ भी बताई हैं। जैसे घी में देसी गाय का घी श्रेष्ठ है, दूध में देसी गाय का दूध श्रेष्ठ है, फलों में मुनक्का, काली द्राक्ष श्रेष्ठ है, नमक में सेंधा नमक श्रेष्ठ है, तिल में तिल का तेल श्रेष्ठ है, पल्सेस शमीधान्य जिसको कहा जाता है, उसमें मूंग श्रेष्ठ है। तो हमारे शास्त्रों ने ऐसी बहुत सारी चीजें श्रेष्ठ बताई हैं, तो वो श्रेष्ठ चीजों का उपयोग भी हमारे यहां होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों ने पथ्य और अपथ्य की बात भी बताई है, कि कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसका पूरा लिस्ट हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय में भी मिलेगा, घेरण संहिता के 5वें अध्याय में भी मिलेगा, कि ये चीजें खानी चाहिए
और ये चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे मैंने बताया, वो एक नियमों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि मधुर चीजें खाएं, गाय का दूध लें, घी का सेवन करें, तकर का सेवन करें, गेहूं का सेवन करें, जो पंच पत्ता शाक है उसका सेवन करें। तो इस तरह से पूरी लिस्ट वहां पर बताई गई है। क्या ना खाएं, तो मद्य का सेवन ना करें, हो सके तो मांस का सेवन ना करें। जो चीजें बहुत ही गर्म की गई हैं, बार बार गर्म की गई हैं, उसको ना खाएं। जो भारी चीजें हैं, माने जिसको पाचन करने में हमें दिक्कत होती है, ऐसी भारी चीजें ना खाएं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम ना लें तो ज्यादा अच्छा है। तो पंचपत्ता साग क्या है, तो उसके लिए तो आपको हठ प्रदीपिका तो खोलनी पड़ेगी एक बार, और बाकी के लिए गृहस्थ संहिता भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर पूरी लिस्ट वहां रखी गई है। तो वहां पर जो पथ्य है और जो अपथ्य है, उनका हम सेवन करें, और उसके साथ हम करेंगे तो वो सही मायने में एक यौगिक आहार हम ले रहे हैं, ऐसा विषय होगा। तो डिटेल्ड लिस्ट हम वहां से ले लें और हम देख लें। ऐसी, ये शायद इसको मैं होमवर्क भी मानूंगा आपके लिए, और ये हम, इतना तो हमें करना चाहिए तो हम पता चलेगा। तो ये विषय था यौगिक फूड का, कि हम सात्विक आहार लें, युक्त आहार लें, चतुर्थांश छोड़कर आहार लें। तो आज इस विषय को हम यहीं पूरा करेंगे, और आज भी आप सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो उन सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का। और आपने इस विषय को सुना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर भरकर बाहर छोड़ेंगे। श्वास अंदर, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के हथेली को रगड़ देंगे। हथेलियां गर्म हो जाएं तो हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, और फिर धीरे से आंखें खोलने का प्रयास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।